कार्यकाल समाप्त हुआ, मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे मत वोट देना। वोट अगर देना है तो काम के नाम पर देना। हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं, भाजपा की तरह राम के नाम पर वोट नहीं मांगते। लेकिन अगर प्रभु श्री राम हमारे इष्ट देव हैं तो हम उनके दरबार में नतमस्तक होंगे। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द होती है? एक सवाल राघव जी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं तो नए भारत की सुरक्षा क्या भाई हमें ध्यान रखना होगा, और नए भारत की सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए बीएसएफ का दायरा पंजाब सहित कुछ राज्यों में 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और बीजेपी कह रही है कि ये जरूरी है। बीजेपी शासित जितने राज्य हैं, या गुजरात है या दूसरे राज्य, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंजाब में दिक्कत हो रही है। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? बड़ा सरल जवाब है इसका। ये फैसला पंजाब की राजनीति, पंजाब की सियासत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लिया। बीजेपी समझ गई कि हम ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी सरकार बना सकती है, पंजाब में नहीं बना सकती। तो उन्होंने कहा कि फिर बीएसएफ का इस्तेमाल कर कर आज पंजाब पे कब्जा किया जाए। पंजाब की कुल इलाका, कुल एरिया, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है और बीएसएफ का दायरा बढ़ाकर आज 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका बीएसएफ के दायरे में आ गया। यानी कि आधे से ज्यादा पंजाब, अब पंजाब सूबे की राज्य सरकार नहीं चलाएगी, आधे से ज्यादा इलाके के अंदर कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज केंद्र सरकार चलाएगी। आज बीएसएफ का कानून, बीएसएफ एक्ट का सेक्शन 139 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर पर भी हिरासत में लिया जा सकता है। आज तक भारत का कानून कहता है कि अगर आप अपराध करेंगे तो पुलिस आपको हिरासत में लेगी, लेकिन बीएसएफ का कानून यह कहता है कि अपराध ना करो, लेकिन हमें अंदेशा है कि यह आदमी अपराध कर सकता है, तो अपराध करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लो। अब इस कानून का दुरुपयोग होने की पूरी आशंका है और राजनीतिक कारणों से यह फैसला लिया गया है। और अंत में चन्नी साहब जो अभी पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री बने, वो अमित शाह जी से और मोदी जी से दिल्ली आकर मिलते हैं, कहते हैं कि मुझे बॉर्डर पे कुछ खतरा नजर आ रहा है, बीएसएफ का दायरा बढ़ाओ। वो बीएसएफ का दायरा बढ़ा देते हैं। चन्नी साहब खुद ये दायरा बढ़ाकर आए और आज चन्नी साहब विरोध कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की मोदी जी से क्या सेटिंग है? अगर चन्नी जी वहां के मुख्यमंत्री, उनको लग रहा है कि अगर दायरा बढ़ना चाहिए, तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? केंद्र सरकार को अगर लग रहा है कि दायरा बढ़ना चाहिए, तो सवाल ये है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें आशंका के आधार पर हम कैसे तय कर सकते हैं कि दुरुपयोग होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। हम सब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित में खड़े हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, गुजरात में 3,000 किलोग्राम हेरोइन मिलती है, 3,000 केजी हेरोइन, और वो हेरोइन बरामद होने के, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे पोर्ट के जरिए आई, बरामद होने के कुछ ही हफ्तों बाद बीएसएफ का दायरा वहां आधा कर दिया जाता है। और पंजाब में जहां बहुत कम क्वांटिटी की हेरोइन मिली, वहां दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया जाता। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा ही आपका लक्ष्य है तो फिर सब राज्यों में एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये सब राज्यों में एक समान तो किया है। पहले 80 किलोमीटर था गुजरात में, अब वो 50 हो गया, तो इसलिए 30 किलोमीटर गुजरात का घट गया। तो वहां तो बढ़ाना चाहिए। जब वहां इतनी हीरोइन पकड़ी जा रही है तो गुजरात में तो दायरा इंक्रीज करना चाहिए। अब गुजरात में बीजेपी की सरकार है तो वहां बीएसएफ की कोई आवश्यकता नहीं, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। लेकिन पंजाब में बीजेपी की सरकार ना है ना बन सकती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा हो गया। ये राजनीतिक कारणों से लिए गए फैसले हैं, ये हम भी समझते हैं, बीजेपी भी समझती है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये संघीय ढांचे पे प्रहार है। और चन्नी साहब और मोदी जी की क्या डील हुई? क्या चन्नी साहब की कोई फाइल मोदी जी के पास है जो मोदी जी ने दिखाई कि देखो जी ये फाइल है, अंदर करवा दूंगा? तो चन्नी साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप आधा पंजाब ले लो, और वो आधे पंजाब की चाबी उनको देकर आ गए। क्या हुआ, क्या डील है? हम तो पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि आज आप 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर किसी एक सूबे का केंद्र अपने शासन में ले ले, ये प्रेसिडेंट्स रूल आधे पंजाब में लग गया है। आप पूरी बेल्ट उठाकर देखिए, ऊपर पठानकोट, अमृतसर से नीचे मोगे तक सारा इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब पंजाब को लेकर बहुत सारे इंटरेस्टेड फैक्ट पे बात हो रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो पंजाब को लेकर एक सवाल बड़ा लाजमी और सभी लोग चाहते हैं ये सवाल, क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आगे आने पे घोषित करेंगे।
नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि आप ही के एक विधायक ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अब देर नहीं करना चाहिए, भगवंत मान जी को अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जी अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी भी उनका जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, मैं उन पे क्या बोलूँ, मेरे कोई खास कमेंट्स उन पर नहीं है। वो एक दूसरी पार्टी में है, एक विरोधी दल के नेता हैं। वो जिस प्रकार से अपनी राजनीति करना चाहें वो करें। उनको उनकी राजनीति, उनकी सियासत आपसे मुबारक। क्या मुलाकात हुई, क्या कुछ बात नहीं, हुई? मेरी आज तक कभी नहीं, मेरी आज तक कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आज तक कोई, ये खबरें चलती रहती हैं कि मुलाकात हुई, मेरी बात हो रही है। मेरी ना आज तक उनसे कभी व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात हुई है, ना ही कोई बात हुई है। और आम आदमी पार्टी किसको चेहरा बनाएगी, कब बनाएगी, ये पार्टी फैसला लेगी। और इसमें अगर कुछ हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे समर्थक अपना कुछ मत दर्ज कराना चाहते हैं तो विद इन पार्टी फोरम्स है, वो दर्ज करा सकते हैं। पार्टी आने वाले समय में फैसला लेगी। बिल्डिंग न्यू इंडिया आज हमारा थीम है, हम उस पर फिर से लौटना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि हम हिंदुस्तान को और बेहतर करने के लिए और क्या क्या चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि आप खुद जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली जल की समस्या से, पानी की समस्या से हमेशा दो चार होती रही है। पानी ज़्यादा बारिश अगर होती है तो दिक्कत होती है, बारिश कम होती है तो दिक्कत होती है। और पानी पीने के इंतज़ाम को लेकर कई सारे विजुअल, कई सारे आपको भी पता है क्योंकि आप लोग तमाम चीज़ें जानते हैं बेहतर। क्या इंतज़ाम कर रहे हैं और कैसे बेहतर होगी चीज़? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि दिल्ली एक लैंड लॉक्ड शहर है। हम लोग लैंड से घिरे हुए हैं। हमारी अपनी कोई समुंदर तो है नहीं अपना, या कोई वाटर बॉडी। तो इसीलिए दिल्ली सदैव से, आज से नहीं, सदियों से पड़ोसी राज्यों पे निर्भर रहा है पानी के सप्लाई को लेकर। तो हम लोगों को जैसे यमुना नदी से उत्तर प्रदेश, हरियाणा की ओर से पानी आता है, गंगा नदी से उत्तर प्रदेश की ओर से पानी आता है, भाखड़ा नंगल से हमारे पास पानी आता है, कुछ ग्राउंड वाटर से हम पानी लेते हैं। तो हमारे कई सारे सोर्सेज हैं पानी के। क्योंकि हम दूसरे राज्यों पे निर्भर हैं तो कभी ना कभी नेचुरल कारणों से, कोई प्राकृतिक कारण से, कभी कभार राजनीतिक कारणों से दिल्ली की सप्लाई कम हो जाती है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, हरियाणा से यमुना नदी का जो पानी आता है उसके बीच में कई सारी इंडस्ट्री की बेल्ट पड़ती है। वहाँ इंडस्ट्री जो है, अगर वो नदी के अंदर अपना अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल देती है हरियाणा साइड का, तो नदी के अंदर अमोनिया का, यानी कि गंदगी का स्तर बढ़ जाता है। तो जो पानी यहाँ पे साफ पहुँचना चाहिए वो काला पानी पहुँचता है, और इतना गंदा पानी पहुँचता है कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसे साफ करके लोगों तक नहीं पहुँचा सकते, तो सप्लाई घट जाती है। कभी बारिश कम होती है तो नदी का स्तर नीचे हो जाता है, तो सप्लाई घट जाती है। इसीलिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यूज ऑफ ट्रीटेड वाटर और ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, कि कहाँ कहाँ से पानी लाए, इसके सोर्स को बढ़ाया जाए, इस दिशा में दिल्ली जल बोर्ड काम कर रहा है। और हमारा अपना ये मिशन है कि हम दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आज हमें 930 MGD पानी रोजाना मिलता है, 930 मिलियन गैलन्स पर डे पानी मिलता है, अलग अलग सोर्सेज से, यमुना नदी, ब्यास नदी, गंगा नदी, ग्राउंड वाटर, हर जगह से आता है। इन सारी नदियों और सोर्सेज का पानी कुल देखा जाए तो 930। हमारी कोशिश है कि इसको बढ़ाकर 1100, 1150, 1200 MGD कर दिया जाए, ताकि दिल्ली में कभी पानी की समस्या ना आए। तो वाटर सोर्सेज को कैसे ऑगमेंट किया जाए, हम उस दिशा में भरपूर काम कर रहे हैं। चुनौतीपूर्ण काम है, आसान नहीं है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। हम अकेले स्टेक होल्डर नहीं हैं, हम पड़ोसी राज्यों पे निर्भर करते हैं। तो हम कई सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे हिमाचल से पानी खरीदने की केंद्र से आप लोग मदद मांगते हैं, केंद्र से मदद मिलती है, केंद्र का व्यवहार, क्योंकि हम डेवलपिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना? केंद्र सरकार में कई अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मंत्री भी हैं, जो जब उनके पास हम जाते हैं समस्या लेकर सुनते भी हैं। कभी कभार लोग ये भी बोल देते हैं, जी हम करना तो चाहते हैं लेकिन PMO से पूछना पड़ेगा, जब तक वहाँ से इजाज़त नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे।